स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन की किशोरावस्था का लगभग 1.5 वर्ष छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया था। वे अपने पिता के साथ रायपुर स्थित डे भवन में ठहरे थे। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि विवेकानंद के आध्यात्मिक मार्ग का प्रवेश द्वार रहा है रायपुर। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बारे में। सन 1877 तक कलकत्ता और रायपुर रेलवे लाइन से नहीं जुड़े थे। तब कलकत्ता से मुंबई जाने वाली रेलवे लाइन कलकत्ता जबलपुर भुसावल होते हुए मुंबई को जाती थी और इन्हीं रास्तों के बीच रायपुर आने का मार्ग होता था। बैलगाड़ी की सवारी करते हुए लोग या तो भुसावल के समीप नागपुर के रास्ते से या जबलपुर होते हुए रायपुर आते थे। उन दिनों जबलपुर से रायपुर का वह रास्ता बैलगाड़ी से करीब 12 से 15 दिनों में तय किया जाता था और उसी रास्ते से कलकत्ता का एक परिवार रायपुर आने को निकला। विश्वनाथ दत्त का परिवार में 3 बच्चे साथ थे और उन्हीं 3 बच्चों में एक थे 14 वर्ष के नरेंद्र नाथ दत्त, जो विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। 1877 में नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, उनका ट्रांसफ़र रायपुर हुआ था। तब नरेन स्कूल में थे और ट्रांसफ़र के कारण उनका भी अपने पिता के साथ रायपुर आना हुआ। विश्वनाथ दत्त रायपुर में अपने मित्र राय बहादुर भूतनाथ डे के घर ठहरे थे। जब स्वामी जी बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए रायपुर आए थे, तब उनके साथ राय बहादुर भूतनाथ डे और उनके नवजात पुत्र हरिनाथ डे भी थे। अभी इस डे भवन में राय बहादुर भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहाँ कोतवाली चौक से कालीबाड़ी चौक की ओर जाने वाली सड़क पर बाएं हाथ में डे भवन स्थित है। 14 वर्ष की आयु में उनका रायपुर प्रवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस बिंदु को उनकी जीवनी में बहुत कम दर्शाया गया है। यह बात उल्लेखनीय है कि जन्मभूमि के अतिरिक्त रायपुर ही वह स्थान है जहां विवेकानंद ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया था। वे लगभग 1.5 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में रहे। यह भी स्मरण रखने की बात है कि यह उनके जीवन काल में किशोरावस्था का समय था। भले ही नरेंद्र नाथ को इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तथापि उनके ही शब्दों में, वनस्थली का अपूर्व सौंदर्य देखकर वह क्लेश मुझे क्लेश ही नहीं प्रतीत होता था। अयाचित होकर भी जिन्होंने पृथ्वी को इस अनुपम वेशभूषा के द्वारा सजा रखा है, उनकी असीम शक्ति और अनंत प्रेम का पहले पहल साक्षात परिचय पाकर मेरा हृदय मुग्ध हो गया था। उन्होंने बताया था कि वन के बीच से जाते हुए उस समय जो कुछ मैंने देखा या अनुभव किया, वह स्मृति पटल पर सदैव के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो गया है। विशेष रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है। उस दिन हम उन्नत शिखर विंध्य पर्वत के निम्न भाग की राह से जा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बीहड़ पहाड़ की चोटियां आकाश को चूमती हुई खड़ी थी। तरह तरह की वृक्ष लताएं फल और फूलों के भार से लदी हुई पर्वत पृष्ठ को अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थी। अपनी मधुर कलरव से मस्त दिशाओं को गुंजाते हुए रंग बिरंगे पक्षी कुंज कुंज में घूम रहे थे या फिर कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर रहे थे। इन दृश्यों को देखते हुए मैं मन में अपूर्व शांति का अनुभव कर रहा था। धीर मंथर गति से चलती हुई बैलगाड़ियां एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची जहां पहाड़ की 2 चोटियां मानो प्रेमवश आकृष्ट होकर आपस में स्पर्श कर रही हैं। उस समय उन श्रृंगों का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पास वाले एक पहाड़ में नीचे से लेकर चोटी तक एक बड़ा भारी सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों के युग युगांतर के परिश्रम के प्रमाण स्वरूप एक प्रकांड मधुचक्र लटक रहा है। उस समय विस्मय में मग्न होकर उस मक्षिका राज्य के आदि व अंत की बातें सोचते सोचते मन तीनों जगत के नियंता ईश्वर की अनंत उपलब्धि में इस प्रकार डूब गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा संपूर्ण बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। कितनी देर तक इस भाव में मग्न होकर मैं बैलगाड़ी में पड़ा रहा याद नहीं। जब पुनः होश में आया तो देखा कि उस स्थान को छोड़ काफी आगे बढ़ गया हूँ। बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था।
इसलिए यह बात और कोई न जान सका। इस बात का विस्तार से उल्लेख श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तृतीय खंड द्वितीय संस्करण नागपुर पृष्ठ 67-68 पर हुआ है। एक और किताब युग नायक विवेकानंद जो कि बांग्ला में है के प्रथम खंड के पृष्ठ 55 से 57 में उल्लेख मिलता है कि नरेंद्र में पहले से ही पाक विद्या के प्रति स्वाभाविक रुचि थी। रायपुर में हमेशा अपने परिवार में ही रहने के कारण तथा इस विषय में अपने पिता से सहायता प्राप्त करने तथा उनका अनुकरण करने से वे इस विद्या में और भी पटु हो गए थे। रायपुर में उन्होंने शतरंज खेलना भी सीख लिया तथा अच्छे खिलाड़ियों के साथ वे होड़ भी लगा सकते थे। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम मायावती भाग 1 5वें संस्करण के पृष्ठ 42 से 43 में यह भी उल्लेख मिलता है कि रायपुर में ही विश्वनाथ बाबू ने नरेंद्र को संगीत की पहली शिक्षा दी थी। विश्वनाथ स्वयं इस विद्या में पारंगत थे और उन्होंने इस विषय में नरेंद्र की अभिरुचि ताड़ ली थी। नरेंद्र का कंठ स्वर बड़ा ही सुरीला था। वे आगे चलकर एक सिद्धहस्त गायक बने थे, पर उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष भी रायपुर में ही विकसित हुआ। उन दिनों रायपुर में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था और इसी कारण नरेंद्र नाथ को उनके पिता ने घर पर ही शिक्षा दी। उनके पिता द्वारा दी शिक्षा केवल किताबी नहीं थी। नरेंद्र नाथ की बुद्धि विकास के लिए पिता पुत्र में अनेक विषयों पर चर्चा होनी शुरू हुई। विश्वनाथ पुत्र के साथ तर्क में भी प्रवृत्त हो जाते और क्षेत्र विशेष में अपनी हार स्वीकार करने में कुंठित न होते। उन दिनों में उनके घर अनेक विद्वानों और बुद्धिमानों की संगत हुआ करती थी तथा विविध विषयों पर चर्चाएं चलती थी। नरेंद्र नाथ बड़े ध्यान से सब सुना करते और अवसर पाकर कई विषयों पर अपनी बात भी रखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता देख अच्छे अच्छे ज्ञानी चकित हो उठते थे। 1.5 वर्ष रायपुर में रहकर विश्वनाथ सपरिवार कलकत्ता लौट आए। तब नरेंद्र का शरीर स्वस्थ सबल और हृष्ट पुष्ट तथा मन उन्नत हो गया था। उनमें आत्मविश्वास भी जाग उठा था और वे ज्ञान में भी अपने समवयस्कों की तुलना में बहुत आगे बढ़ गए थे, किंतु बहुत समय तक नियमित रूप से विद्यालय में न पढ़ने के कारण शिक्षक गण उन्हें ऊपर की यानी प्रवेशिका कक्षा में भर्ती नहीं करना चाहते थे। बाद में विशेष अनुमति प्राप्त कर वे विद्यालय की इसी कक्षा में भर्ती हुए तथा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सभी विषयों को थोड़े ही समय में तैयार करके उन्होंने 1879 में परीक्षा दी। यथा समय परीक्षा का परिणाम निकलने पर देखा गया कि वे केवल उत्तीर्ण ही नहीं हुए हैं, प्रत्युत उस वर्ष विद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वे एकमात्र विद्यार्थी हैं। यह सफलता अर्जित कर उन्होंने अपने पिता से उपहार स्वरूप चांदी की एक सुंदर घड़ी प्राप्त की थी। कह सकते हैं कि जिन गुणों से स्वामी विवेकानंद ने देश और दुनिया को न सिर्फ चमत्कृत किया बल्कि एक हद तक उसे बदला भी, उन गुणों में से कुछ उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अर्जित किए थे।